नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून का विशेष कार्यक्रम उत्तरायणी। और आज इस कार्यक्रम में हमारा विषय है उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 मुख्य धारा की ओर, उत्तराखंड का नया शिक्षा अध्याय। मैं हूं पंकज सनवाल खुलबे और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मानव डोभाल। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक निर्णय की जिसने उत्तराखंड को शिक्षा सुधारों के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बना दिया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड समाप्त हो जाएगा और सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। ये निर्णय केवल एक कानून नहीं बल्कि एक नई सोच है जो कहती है शिक्षा सबके लिए, अवसर सबके लिए। मदरसा बोर्ड तो पहले ही से इसका स्वागत कर रहा है और हम हमारे मदरसों से जुड़े हुए लोग बार बार आपके माध्यम से भी एक बात आती थी कि मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी, यानी उनमें पढ़ने वाले बच्चे जो उनका सर्टिफिकेट मिलता था वो किसी जगह मान्य नहीं था। आज जब विद्यालय परिषद से सीधा उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा तो उनका जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसका उन्हें फ़ायदा होगा, वो हायर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। मैं मदरसों के लोगों से सीधा कहना चाहता हूँ कि आप विद्यालय परिषद से सीधे जुड़ेंगे तो आपके प्रमाण पत्रों की भी हैसियत होगी और जो आपके बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी, उन्हें भी एक अच्छा रास्ता मिलेगा और आपकी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी धार्मिक एजुकेशन ऐसे ही देंगे जैसे आप देते आए। मैं समझता हूँ कि जो प्राइमरी लेवल की जो रिक्वायरमेंट है विद्यालय परिषद की, वो उन रिक्वायरमेंट को बहुत सारे मदरसे हमारे फुलफिल करते हैं। उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी कि वो इधर से मदरसा बोर्ड से न जुड़ करके वो सीधे जो है वो एजुकेशन बोर्ड से जुड़ जाएंगे और उन्हें एक अच्छा रास्ता ये मिला है। मैं समझता हूँ कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक बहुत ही, ये मैं तो ईश्वरीय वरदान समझ रहा हूँ इस बात को कि उस मालिक के कायनात ने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिल के अंदर ये बात डाली कि एक माइनॉरिटीज मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं और उनके पास अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, तो उन्होंने मदरसों को ही स्कूल की तरफ लाने का प्रयास किया और मदरसों की हैत बाकी रहेगी। आप अपनी एजुकेशन को ऐसे ही देते रहेंगे। मैं तो ये समझता हूँ, मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसकी गहराई पे आइए और आप समझिए कि किस तरह से निष्पक्षता के साथ ये सरकार आपको मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहती है। पंकज, इस फैसले ने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींचा है। कई लोग इसे साहसिक कदम कह रहे हैं तो कुछ इसे परंपरा पर चोट मान रहे हैं, पर सच तो ये है कि ये निर्णय दशकों से चली आ रही शिक्षा विभाजन रेखा को मिटाने की दिशा में कदम है। बिल्कुल मानव, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 के अंतर्गत राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि अब हर शिक्षण संस्थान, चाहे वो मदरसा हो या किसी अन्य समुदाय का विद्यालय, सबको उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और नियमों से जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों को वही शैक्षणिक अवसर मिलेंगे जो किसी अन्य सरकारी या निजी स्कूल के बच्चों को मिलते हैं। यानी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और सामाजिक अध्ययन भी अब मदरसों में पढ़ाए जाएंगे। यही है मुख्य धारा से जुड़ने का वास्तविक अर्थ। इस विधेयक के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 1 जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएंगे और इसके स्थान पर बनेगा नया उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, जो सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देगा और उनकी गुणवत्ता की निगरानी करेगा। अब सभी संस्थानों को मान्यता पाने के लिए कुछ मानक पूरे करने होंगे, जैसे भवन की स्थिति, शिक्षक की योग्यता, भूमि का स्वामित्व और संस्था का पंजीकरण सोसाइटी या ट्रस्ट एक्ट के तहत होना। और सबसे महत्वपूर्ण बात मानव, अब तक केवल मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब ये अधिकार सिख, जैन,
ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के संस्थानों को भी मिलेगा। यानी यह विधेयक वास्तव में अल्पसंख्यक शब्द का दायरा बढ़ाकर उसे समान अवसर का अर्थ दे रहा है। राज्य सरकार का स्पष्ट कहना है कि ये निर्णय मदरसों को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उनके छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि हमारे बच्चे आधुनिक भारत में पीछे न रहें, यही इस विधेयक की भावना है। सरकार का यह भी दावा है कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा और आस्था दोनों साथ चलें, शिक्षा के मानक एक हों और हर बच्चे को आगे बढ़ने का समान मौका मिले। विधेयक के लागू होने से पहले ही प्रशासन ने राज्य भर में कई कदम उठाए। हरिद्वार जिले में अमान्यता प्राप्त मदरसों को सील किया गया और उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ऐसे संस्थानों में शिक्षण गतिविधियां नहीं चलेंगी। साथ ही अदालत ने मदरसा शिक्षकों के रुके हुए मानदेय की जांच के लिए समिति गठित करने को कहा है और ये संकेत है कि राज्य अब न केवल नीतिगत बल्कि प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर भी पारदर्शिता लाना चाहता है। जहां एक ओर सरकार इसे शिक्षा सुधार कह रही है, वहीं विपक्ष इसे मदरसा समाप्ति अभियान बता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे गंगा जमुना तहजीब पर चोट कहा है। मानव, लेकिन सच यही है कि किसी भी समाज की प्रगति उसके बच्चों की शिक्षा से होती है और अगर वे बच्चे मुख्य धारा के पाठ्यक्रम से दूर हैं तो उनका भविष्य सीमित रह जाता है। ये विधेयक उन्हें उस सीमा से बाहर निकालने का प्रयास है। यह कदम एक सामाजिक संवाद भी शुरू कर रहा है कि क्या धार्मिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा एक साथ चल सकती हैं? उत्तराखंड ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया है। अब श्रोताओं, इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी से की गई एक विशेष बातचीत, जिसमें उन्होंने इस विधेयक के सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। आपसे संवाद कर रही हैं आशा भट्ट। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार के एक बड़े फैसले की। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने के निर्णय की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे अब सभी मदरसों को राज्य बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती शमून कासमी जी। आप अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। मुफ्ती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मुफ्ती साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये साफ हो गया है कि मदरसा बोर्ड अब समाप्त होने जा रहा है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये फैसला उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत दूरदर्शी और दूरगामी है। इसका मैं स्वागत करता हूं और राज्य को भी, तमाम लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, मैं ऐसी आशा रखता हूं। जी मुफ्ती जी, सरकार का कहना है कि जुलाई 2026 से सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और नई शिक्षा नीति लागू होगी। आपके अनुसार इसमें मदरसा शिक्षा में क्या परिवर्तन आएगा? मैं समझता हूं कि ये उत्तराखंड सरकार का बहुत समावेशी और दूरअंदेशी से भरा हुआ ये निर्णय है, क्योंकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो गरीब घरों से आते हैं, पसमानदा समाज से आते हैं, वो कहीं एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते थे तो वो मदरसों में पढ़ते थे और उन्हें आज प्राधिकरण बनने के बाद उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी, जिससे वो स्वयं अपने पैरों पे खड़े होंगे और उनकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि इस फैसले से और प्राधिकरण के वजूद में आने से मुसलमानों के, खासतौर से पसमानदा समाज के बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें फायदा होगा। और उस फायदा होने के बारे में मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि मदरसा बोर्ड के जो प्रमाण पत्र हैं उन्हें मान्यता हासिल नहीं थी, वो किसी भी जगह इस्तेमाल नहीं होते थे। आज सीधे विद्यालय परिषद से जब वो जुड़ जाएंगे तो उन्हें खुद ब खुद उनके प्रमाण पत्रों की वैल्यू हो जाएगी। जी,
मुफ्ती साहब, सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था एक समान और आधुनिक बनेगी। क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय इसे सकारात्मक रूप में स्वीकार करेगा? नहीं, बिल्कुल। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार का जो दृष्टिकोण है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है, और ये उसकी एक मिसाल है कि उन्होंने तमाम लोगों को यकसा तौर से सबको एक गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिले। तो उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ जहां मदरसों से मुस्लिम मदरसों को मान्यता मिलती थी, इसमें तमाम माइनॉरिटीज को जोड़ करके जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, जैसे सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी और मुस्लिम, उन सब का एक प्राधिकरण बना करके एक ऐसी शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा कि वो बराबर, जिसमें समानता होगी और समान रूप से सबको एक ही छत के नीचे से सबको परमिशन भी मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि इसे अल्पसंख्यक समाज को इसका स्वागत भी करना चाहिए और इसकी गहराई को भी समझना चाहिए और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी जरूर सोचेगा समाज, क्योंकि समाज को पिछले 60 सालों में जो एक बड़ी पार्टी का यहाँ शासन रहा है, यानी कांग्रेस का, तो उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से खौफजदा करके उन्हें अपना वोट बैंक बनाया था। जब ये लिख पड़ जाएंगे और मेन स्ट्रीम की एजुकेशन इन्हें हासिल होगी तो ये किसी का वोट बैंक नहीं बनेंगे, स्वयं अपने विवेक से ये सरकारों में आने और जाने का फैसला करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही। मुफ्ती साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस विधेयक के आने के बाद मदरसों की शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा, और धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता पर भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसका जो एजुकेशन का एक नया ये एक निज़ाम आया है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत काबिल लोगों के साथ बैठ कर के इसे तैयार किया है। और जो सबसे अहम बात वो तो ये है कि जो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन है विद्यालय परिषद की, उससे ये सीधे जुड़ जाएंगे और वही सिलेबस ये अपने मदरसों के अंदर पढ़ाएंगे जो सिलेबस राज्य विद्यालय परिषद में पढ़ाया जाता है। तो उसकी गुणवत्ता के ऊपर तो कोई सवाल की जरूरत ही नहीं रह जाती है। वो बहुत ही एक अच्छी समावेशी एजुकेशन और शिक्षा और नई नीति की जो हमारी नई शिक्षा की नई नीति आई है, तो उससे बच्चों का बौद्धिक विकास भी होगा और उन्हें इसके जो लाभ भी होंगे, तो वो जाहिर बात है जो विद्यालयों को होंगे वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी होंगे। वही समान शिक्षा जिसके ऊपर ये कार्य हुआ है और उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हुआ। और जहां तक सवाल इस चीज का जो आपने पूछा कि उनके धार्मिक एजुकेशन, तो धार्मिक एजुकेशन उनका जो फंडामेंटल राइट्स है जो उन्हें संविधान ने दिया है वो कहीं प्रभावित नहीं होगा। वो इसलिए प्रभावित नहीं होगा कि 6 घंटे जो आप स्कूल का समय होता है उसके बाद आपके पास बहुत समय है, उसमें आप अपनी धार्मिक एजुकेशन दे सकते हैं। और फिर दूसरे की जो टाइम टेबल्स है वो तो उसको तो वही बनाएंगे और उस टाइम टेबल के हिसाब से उसमें वो मॉरल एजुकेशन के तौर से हमारे यहाँ सारे उसमें राइज है ही है। तो एक धार्मिक एजुकेशन उनके लिए उनके पास बहुत समय है, इसलिए कि बच्चे जो है सिर्फ 6 घंटे स्कूल में या मदरसे में रहते हैं, बाकी 18 घंटे तो वो आपके पास रहते हैं। आप उन्हें अपनी धार्मिक एजुकेशन दीजिए, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। जी, मुफ्ती साहब, इस विधेयक के आने के बाद बालिकाओं की शिक्षा के असर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो बेटी और बेटे में जो है वो फर्क नहीं करना चाहिए और बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। और इसके लिए अगर आप महापुरुषों का इतिहास उठा के देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि भारत के अंदर स्वयं जो है वो बहुत सारी तहरीकें उठी हैं। और उससे पहले मैं 2014 यानी 1400 साल पहले की अगर बात करूं तो हजरत मोहम्मद साहब जो ईश्वर दूत हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। जब लोग अपने यानी कोई बेटी किसी के यहाँ पैदा होती थी तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, यानी दफना दिया करते थे। उन्होंने उस कुप्रथा को आकर के रोका। उसी तरह से फिर एक सती प्रथा हमारे यहाँ भारत में भी थी। उस जमाने के जो रिफॉर्मर थे उन लोगों ने उसे रोका और रोकने के बाद में वो आज हमारे यहाँ से वो प्रथा खत्म हुई। और बेटी और बेटे के अंदर असमानता अगर कोई समाज करता है तो मैं समझता हूं कि बेटियां एक परिवार में 2 परिवारों को जोड़ती हैं। एक बेटी अगर पढ़ी लिखी होती है तो 2 परिवार उससे पढ़े लिखे होते हैं। और फिर दूसरे ये है कि माँ ही
माँ ही पहली गोद है बच्चे की, पहला मदरसा जिसे हम कहते हैं, मदरसा मीन्स स्कूल, यानी पहला मदरसा, पहला स्कूल माँ की गोद होता है। तो जो माँ, जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, जो माँ पूजनीय है, अभी नवरात्रे हमारे यहाँ अभी समाप्त हुए हैं, हमने अपने जो 9 दिन है तो 9 दुर्गों के नाम से हम उन्हें जानते हैं, तो किस तरह से हमने उसमें सब जगह जो है वो माँ का ही रोल है, उनकी हमने पूजा की है, उनका हमने सम्मान जिस तरह से किया है। तो इसी तरह से अगर बेटी और बेटे के फर्क को हम खत्म करेंगे तो ये भारत स्वर्ग बन जाएगा। तो मैं समझता हूं कि महिलाओं की यानी गर्ल्स की और बॉय की, इन दोनों में फर्क ना होकर के दोनों की एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण होगी, और इस विधेयक के आने के बाद उन्हें बहुत एक अच्छा रास्ता मिलेगा। बगैर स्वतंत्रता के साथ उनके सर्टिफिकेट जो है, उनकी हैसियत होगी, और आपकी धार्मिक एजुकेशन पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी धार्मिक एजुकेशन के लिए सरकार का उसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं है। आप नमाज पढ़ें, आप कोई और काम करें, उसके ऊपर कोई भी आपका कोई सरकार का उसके ऊपर तमाम धर्मों के लिए, और इसमें तो जितने धर्म हैं, यानी क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, सब अपने अपने सब धर्मावलंबी हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। उन्हें अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी एजुकेशन को हासिल करेंगे। जी मुफ्ती साहब, अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग इस विधेयक को लेकर काफी संशय प्रकट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज की विडंबना ये रही है कि ये समाज आजादी के बाद से राजनीतिक तौर से कहीं ना कहीं किसी के लिए इस्तेमाल हुआ है, और जो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन थी उससे दूर किया। खासतौर से मदरसों की जो एजुकेशन थी उसमें सिर्फ दीन तो था, धर्म तो था, मगर जो सामाजिक ज्ञान और इसी तरह से साइंस वगैरह इसकी कमी थी। आज इस सरकार ने उन कमी को पूरा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज को, विशेषकर मुस्लिम समाज को, इन तमाम बातों को समझना चाहिए कि आज इस आधुनिक दौर के अंदर जहाँ ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, उसमें अगर आप पीछे रह जाएंगे तो आप मुख्य धारा से कट जाएंगे, और मेन स्ट्रीम से काटने में जो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जो आपका इस्तेमाल किया है, मैं ये कहने में बिल्कुल मुझे कोई संकोच नहीं है, और इस पर मैं अपने समाज से एक अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो इस दृष्टिकोण के ऊपर थोड़ा गौर करें कि आजादी के बाद से 60 साल कांग्रेस ने और अन्य जो मुसलमानों के हितैषी कहे जाने वाले दल हैं, उन्होंने सरकार चलाई। उनका एक ही दृष्टिकोण था कि इन्हें वोट बैंक बनाए रखें। और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजादी से पहले का जो मुस्लिम समाज था, जो बहुत ताकतवर भी था और उसके पास वसाइल भी थे, उन्होंने भी एजुकेशन पर काम नहीं किया, उन्होंने मजदूर बनाया। और आज का जो विपक्ष है वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। मैं ये बात कह सकता हूं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुसलमानों की एजुकेशन में भी इजाफा हुआ है, रोजगार में भी हुआ है। आप अगर उठा के देखें इतिहास को, 50 से ज्यादा बच्चे हर साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़कर वो भी राष्ट्र की सेवा करने के लायक बने हैं। हमारी बेटियां और बेटे जो हैं, यानी मुस्लिम समाज के बच्चे और बच्चियां नेट क्लियर कर रहे हैं, यानी वो मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकारें जहां जहां हैं, मैं अगर उत्तराखंड की बात करता हूं तो उत्तराखंड राज्य के अंदर बगैर किसी भेदभाव के आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये इतना अच्छा निर्णय लिया है कि सबको यकसा सबको यानी बराबर समान एजुकेशन मिले। मैं आज ये महसूस करता हूं कि देश के अंदर ये पहली मिसाल है कि उन्होंने कोई बगैर भेदभाव के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सबको समान मौका देने का ये प्रयास किया है। तो इस पर मुसलमानों को जरूर सोचना चाहिए कि आपको वो चश्मा नहीं लगाना चाहिए कि जिससे आप ये महसूस करें कि आपके साथ कहीं आप अपने चश्मे का नंबर बदलवाएं और देखें कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ लेके चले। यानी सरकार की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है, सरकार की रोजगार की भी जिम्मेदारी है, और सरकार
रोटी, कपड़ा और मकान, ये वाकई सरकार की जिम्मेदारी होती है और ये सरकार इन सारे कामों को लेके चल रही, प्राथमिकता के तौर से लेके चल रही है। 80 करोड़ को खाद्य सामग्री का देना और कच्चे मकानों का पक्का बनाना और इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड का देना, ये सारी चीजें उसे दर्शाती हैं कि वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है। तो आपको भी इन सारी चीजों को सकारात्मकता से लेना चाहिए और गौर करना चाहिए। और उन मीडिएटरों के, जो मीडिएटर आपसे अगर आकर के आपको वर्गलाते हैं तो आपको उनके वर्गलाने में नहीं आना चाहिए। आपको बिल्कुल, मैं आज ये बात कहने में कोई संकोच नहीं करता हूं कि आज की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे उत्तराखंड राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हो, वो आपको वोट बैंक नहीं समझते, बल्कि आप एक नागरिक समझ करके अपना कर्तव्य समझते हैं कि सारी चीजों में, सारे स्कीमों में, योजनाओं में आपकी भागीदारी हो और वो भागीदारी आपकी सुनिश्चित हुई है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उन तमाम चीजों को सकारात्मक तौर से देखें और आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आपको जागरूक होना चाहिए। तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य की सरकार सबको साथ लेके चल रही है और जो जन कल्याण के कार्य माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शुरू किए हैं और जिस तरह से अपने इस उत्तराखंड राज्य को, जो बहुत ही एक ऐसा संवेदनशील राज्य है, जो तपस्वियों की भूमि है, वीरों की भूमि है और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति अगर किसी को देखनी है तो वो उत्तराखंड राज्य के अंदर है। आज उत्तराखंड राज्य एक आदर्श राज्य की तरफ बढ़ रहा है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत सुचारू रूप से सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। तो मैं अपने तमाम उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों को, समस्त यहाँ के बाशिंदों को ये कहना चाहूंगा कि आप सरकार का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए और सरकार और ये राज्य एक आदर्श राज्य बने जो विश्व के अंदर अपनी अलग पहचान रखता है। उसकी गरिमा को और उसके आचरण को हमें अपनाना चाहिए और किसी भी चीज से हम मानव प्रेम से परिपूर्ण हो। मानव सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है, उसकी तरफ हमें आगे चलना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी संसार का पहला जो ग्रंथ है वो वेद है और आखिरी जो वाणी है वो कुरान है और दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, हम उसी को अगर देखते हैं तो कलमा खुदा कहते हैं, वादहु ला शरीक। तो इसलिए हम सबके दूध और खून के रिश्ते हैं, हम सब अपने एक देश श्रेष्ठ देश की तरफ बढ़ रहे हैं। हम विश्व के अंदर अपनी एक पहचान बनाएं और अपनी अनेकता में एकता को स्थापित करें। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने मुफ्ती साहब। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त होने का ये निर्णय न सिर्फ प्रशासनिक बदलाव है बल्कि समान शिक्षा की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। शिक्षा सबके लिए, यही इस निर्णय का मूल संदेश है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं इस बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का वक्तव्य। देखिए, इसमें हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, सभी को शिक्षा मिले। अल्पसंख्यक समुदाय में हमारे सिख, जैन, अरबी, फारसी, बौद्ध सभी लोग जो है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। उनके संस्थान खुलने चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार है। इसको हमने थोड़ा विस्तार दिया है और पारदर्शिता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसे के प्रकरण भी सामने आए हैं और बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले और शिक्षा सभी का अधिकार है। जैसे जनधन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए ये योजना देश को समर्पित की। उसी प्रकार से हमारा ये अल्पसंख्यक सुधार के क्षेत्र में ये विधेयक भी हमारा काम करेगा। तो श्रोताओं, उत्तराखंड ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले समय में शिक्षा और समानता के नए मानक तय कर सकता है। ये कानून केवल मदरसों या अल्पसंख्यक संस्थानों की बात नहीं करता, बल्कि ये हर उस बच्चे की बात करता है जो ज्ञान की रोशनी चाहता है, पर रास्ते अलग अलग हैं। अब जब शिक्षा की धारा एक होगी
तो समाज की दिशा भी एक होगी, प्रगति, समानता और अवसर की दिशा। हम उम्मीद करते हैं कि ये निर्णय आने वाले वर्षों में एक नए शिक्षित और समावेशी उत्तराखंड की नींव बनेगा। तो श्रोताओं, आज के हमारे विशेष कार्यक्रम उत्तरायणी को यहीं पर विराम देते हैं, इस वादे के साथ कि आपसे अगले शनिवार फिर से मुलाकात होगी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी पंकज सनवाल खुलबे और मानव डोभाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।